तो 22 के महासमर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राहुल राजपूत। 22 का महासमर में बात होगी चुनावी उम्मीदवारों को लेकर पार्टियों के मंथन की, और मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। 22 के महासमर में बताएंगे कि पश्चिम में कांग्रेस को कैसे झटका लगा, बीजेपी के लिए कैसे बनेगी मुश्किल, तो साथ ही बात होगी परशुराम के फरसे से कैसे गर्म हो गई सियासत। तो सबसे पहले सियासी दलों के उम्मीदवारों को लेकर जो तैयारी है उस पर बात होगी। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है और पहले चरण के प्रत्याशियों के नाम पर मंथन हुआ है। सीएम योगी समेत पार्टी के कई दिग्गज रहे हैं मौजूद। तो पहले चरण के प्रत्याशियों के नाम पर मंथन, सीएम योगी समेत पार्टी के कई दिग्गज रहे मौजूद। तो बड़ी खबर लखनऊ से, जिस तरीके से पहले चरण के चुनाव से पहले प्रत्याशियों के नाम पर मोहर इसी को लेकर बैठक लखनऊ में। तो सीएम योगी समेत पार्टी के कई दिग्गज नेता इस दौरान मौजूद रहे हैं और प्रत्याशियों के नाम पर इस दौरान मंथन हुआ है। और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जो उम्मीदवार बनना चाहते हैं उनकी भीड़ नजर आई। हालांकि आज से ठीक एक महीने बाद यानी कि 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है और इससे पहले प्रत्याशी अपने अपने नाम पर मुहर लगवाना चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा वक्त क्षेत्र में दे सके, वोटर्स को लुभा सके। और सबसे ज्यादा टिकट की मारी बीजेपी में हो रही है, इसलिए प्रत्याशियों की भीड़ पार्टी दफ्तर में भी देखी जा रही है। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, पहले चरण के प्रत्याशियों के नाम पर मंथन हुआ है। हालांकि केंद्रीय चुनाव समिति ही नामों पर आखिरी मुहर लगाएगी। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक खत्म हुई है। इस दौरान पहले चरण के जो प्रत्याशी हैं उनके नाम पर मंथन हुआ है। अविनाश हमारे सहयोगी इस वक्त लखनऊ से जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। तो अविनाश, अंतिम मुहर का 10 जिलों में विधानसभा के प्रत्याशी कौन कौन होंगे बीजेपी की तरफ से, यह देखना बड़ा अहम होगा। किसे टिकट मिला, किसका टिकट कटा, कौन जीता वो कैंडिडेट। बिल्कुल राहुल, देखिए ताज़ा अपडेट आपको बता दूं कि जो बैठक चल रही थी चुनाव समिति की वो बैठक खत्म हो चुकी है। तकरीबन 1.5 घंटे से ज़्यादा वक्त तक ये बैठक चली और इस बैठक में मुख्य रूप से उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई। किस तरीके से चुनाव लड़ना है, इलेक्शन कैंपेन किस तरीके से होना है और विपक्षी पार्टियों को किस तरीके से जवाब देना है, इन तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पर मंथन हुआ। चूँकि हाल ही में इस कमेटी का गठन किया गया था जिसमें कि 24 सदस्य हैं, मुख्यमंत्री समेत। मुख्यमंत्री हैं, दोनों डिप्टी सीएम हैं। जहाँ तक सवाल उम्मीदवारों के नामों की घोषणा को लेकर है तो एक बात बिल्कुल साफ है कि जो उम्मीदवारों के नाम हैं उन पर आज चर्चा हुई है और ये तय माना जा रहा है कि आज प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में जिन नामों पर चर्चा की गई है, चूंकि उनको पैनल के माध्यम से भेजा जाएगा केंद्रीय चुनाव समिति के पास और केंद्रीय चुनाव समिति उन नामों पर अंतिम मुहर लगाएगी। जहां तक सवाल पहले फेज के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा को लेकर है तो सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि मकर संक्रांति के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। देखिए, अब से थोड़ी देर पहले जब ये बैठक खत्म हुई थी तो उसके बाद दिनेश शर्मा जो कि डिप्टी सीएम हैं उनसे मेरी बातचीत हुई। उनसे मैंने यही सवाल पूछा कि क्या उम्मीदवारों के नामों को लेकर क्या कुछ चर्चा हुई और कब तक आप लोग उन नामों की घोषणा करने वाले हैं। तो चूंकि देखिए, ये हर कोई जानता है शुभम की भारतीय जनता पार्टी में एक प्रक्रिया होती है और काफ़ी कह सकते हैं कि कड़ी स्क्रीनिंग के बाद ही भाजपा अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करती है। लेकिन आज डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने एक बात साफ कर दी कि भाजपा जिताऊ उम्मीदवारों पर दांव खेलेगी और साथ ही में भारतीय जनता पार्टी इस बात का पूरा ख्याल रखेगी कि जो भी प्रत्याशी हो, जो भी उम्मीदवार हो, उसकी छवि साफ हो, आपराधिक छवि का व्यक्ति ना हो, कोई दाग ना हो। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात यह भी है कि चूंकि आज की जो बैठक हुई है उस बैठक में उम्मीदवारों को लेकर तमाम तरह के समीकरणों पर भी चर्चा हुई है। क्योंकि देखा जाए तो 2017 से लेकर अब तक जो तमाम समीकरण हैं वो बदल चुके हैं। कुछ जो पार्टियां थी 2017 में भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, लेकिन वो इस बार समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ रही है। जो पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ थी वो किसी और के साथ चुनाव लड़ रही है। कई बड़े नेता इधर से उधर हुए हैं। तो इन तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ही भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों के नामों का चयन करेगी और उन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर आज की बैठक में चर्चा हुई है। तो आज की बैठक में चर्चा हुई है और
पहले चरण के लिए जो प्रत्याशी होंगे उनके नाम को लेकर आज चर्चा की गई। अविनाश, लेकिन आज प्रदेश कार्यालय का जो नजारा रहा, जैसा कि हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, भारी भीड़ नजर आई। हर कोई टिकट चाह रहा था कि उनको यहां से प्रत्याशी बनाया जाए और इसको लेकर लगातार काफी जद्दोजहद भी करनी पड़ेगी पार्टी को, लग रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने शुभम। देखिए, सुबह से ही जो दावेदार थे उनकी भारी भीड़ आज देखी गई और चूंकि हर कोई टिकट पाना चाहता है और खासतौर पर अगर हम आज की बैठक की बात करें तो चूंकि कल ही ये खबर बाहर आ गई थी कि आज चुनाव समिति की बैठक होनी है, तो ये खबर जैसे ही टिकट के दावेदारों को उन तक ये खबर पहुंची, कल ही से ही जो टिकट के दावेदार हैं वे लखनऊ पहुँचने शुरू हो गए और आज सुबह से ही जमावड़ा लगा रहा। शाम को जैसे जो भी नेता प्रदेश कार्यालय पहुँचे जो कि उस समिति के सदस्य हैं, उनसे तमाम जो नेता थे वो अपनी दावेदारी वहां पर खुले तौर पर पेश करते नजर आए। लोग बायोडाटा एक दूसरे को थमा रहे थे। जो बड़े नेता थे, चाहे हम दोनों डिप्टी सीएम की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की बात करें, संगठन महामंत्री सुनील बंसल की बात करें, तो एक लंबी होड़ है। और चूंकि देखिए चुनाव के समय में ऐसा देखा जाता है कि जो मौजूदा विधायक है वो तो है ही, उसके साथ में जो तमाम वहाँ के जो दूसरे कार्यकर्ता होते हैं, जो काडर के दूसरे नेता होते हैं, जो दूसरे पार्टी से आए लोग होते हैं, तो वो अपनी दावेदारी पेश करते हैं और दावेदारी में कोई कसर ना रह जाए। तो प्रदेश मुख्यालय एक ऐसी जगह है जहाँ पर दावेदारी बहुत मजबूती के साथ पेश की जाती है। तो आज वैसी ही कुछ तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में देखने को मिली। शुभ एक सवाल आपसे ये भी कि इससे पहले जिस तरीके से खबर थी कि 3 स्तर पर उम्मीदवार कौन होगा, इससे देखा जाएगा संघ अपने स्तर पर, संगठन अपने स्तर पर और सरकार अपने स्तर पर। क्या इसे लेकर भी मंथन हुआ और फिर नामों पर सहमति बनी और दिल्ली भेजा जाएगा जहां से इन नामों पर आखिरी मुहर लगनी है? देखिए, जो प्रक्रिया राहुल है भारतीय जनता पार्टी में, ये प्रक्रिया बहुत पुरानी है, बहुत पहले से है कि केंद्रीय चुनाव समिति ही आखिरी मुहर लगाती है। जहां तक सवाल त्रिस्तरीय स्क्रीनिंग का है, तो देखिए पहले से ही चूंकि भाजपा में एक व्यवस्था है कि जिलाध्यक्ष के पास नाम आता है, जिलाध्यक्ष उन नामों को क्षेत्रीय अध्यक्ष के पास भेजता है, क्षेत्रीय अध्यक्ष वहां से भाजपा का जो हेड ऑफिस है लखनऊ, यहाँ पर आता वे तमाम नाम आते हैं और उसके बाद जो चुनाव समिति यहाँ की होती है, चुनाव समिति में चर्चा होती है। इसके अलावा कुछ नाम ऐसे होते हैं जो कि कह सकते हैं कि बहुत ही प्रबलता के साथ अपनी दावेदारी पेश करते हैं, लेकिन किसी सर्वे में उनका नाम नहीं होता है। तो फिर कोर कमेटी उन नामों को लेकर चर्चा करती है कि आखिर उन नामों का क्या किया जाए और सबसे आखिर में उन नामों को केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजा जाता है। चूंकि जो यहाँ से नाम जाते हैं वो बल्क में होते हैं, कई नाम होते हैं, तो जो केंद्रीय चुनाव समिति होती है वो अलग अलग जो फीडबैक आता है केंद्रीय चुनाव समिति के पास, जिसमें कि आपने कहा कि जो संघ की रिपोर्ट होती है, जो सर्वे एजेंसियां लगाई जाती हैं पार्टियों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उस सर्वे एजेंसी को भी रिपोर्ट का आधार बनाया जाता है। इसके अलावा जो क्षेत्रीय टीम होती है, यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी के 6 क्षेत्र है पूरे प्रदेश में, तो क्षेत्रीय अध्यक्ष से भी जो रिपोर्ट मंगाई जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि वो सबसे मजबूत आधार होता है कि आखिर जो प्रत्याशी है वहाँ का, जिसका नाम केंद्रीय चुनाव समिति के पास पहुंचा है, उसमें कितना दम है। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है और इतनी प्रक्रियाओं को ठीक है अविनाश, लंबी प्रक्रिया। हालांकि अब देखना होगा कि जिस तरीके से 11 जिलों के 58 सीटों पर चुनाव होना है, बीजेपी की तरफ से कौन प्रत्याशी पहले फेस के लिए, तो कौन प्रत्याशी होगा ये देखने वाली बात होगी। 22 के महासमर में लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और शुरुआत 3 बड़ी खबरों के साथ हम करेंगे। पहली खबर, लखनऊ में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई है और वहां पर कैसे लोगों की भीड़ नजर आई, पार्टी उम्मीदवारों को लेकर मंथन हुआ। ये 3 तस्वीरें, तो सीएम योगी बैठक में मौजूद रहे, जैसा कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो भी ऐसी ही भीड़ लगाए रहे समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर, जैसा कि बीजेपी कार्यालय के बाहर देखने को मिला। और तीसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हुई है और सोनिया गांधी की मौजूदगी में वहां भी फैसला लिया जाएगा। तो दिल्ली में कांग्रेस का सियासी मंथन हुआ है और लगातार सभी राजनीतिक दल अब टिकट देने की जो जुगत है उसमें लगातार बने हुए हैं। हर विधानसभा सीट पर उचित प्रत्याशी हो, इसको लेकर लगातार मंथन जारी है। तो चुनाव समिति की बैठक से पहले बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कुछ कहा यह आपको बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ने 300 प्लस सीट जीतने का
लक्ष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश में सघन संपर्क अभियान प्रारंभ करने वाले हैं। पार्टी जो चुनाव की गाइडलाइन है, चुनाव आयोग ने घोषणा किया है, कोविड का ध्यान रखते हुए 100% कार्यकर्ता उसका पालन करते हुए अपना संपर्क अभियान शुरू करेंगे और योजना बनाएंगे। इसके तहत डोर टू डोर संपर्क, घर घर संपर्क, गली गली में संपर्क हम सब प्रत्येक घर में जाने वाले हैं। लखनऊ में टिकट के दावेदारों को लेकर समाजवादी पार्टी में भी मंथन लगातार जारी है। लखनऊ एसपी के दफ्तर में पार्टी की बैठक हुई। बैठक में अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होना है और 14 जनवरी को इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और तमाम जो उम्मीदवार हैं वो अपना पर्चा दाखिला कर सकेंगे। और इसी को लेकर समाजवादी पार्टी में इस समय बैठकों का दौर है। पार्टी कार्यालय के अंदर जो प्रथम फेज में जहां चुनाव होना है उन क्षेत्रों के उम्मीदवार इस वक्त आए हुए हैं और खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सबसे संवाद कर समझने की कोशिश कर रहे थे पिछले काफी लंबे समय से। तो जहां समाजवादी पार्टी में चुनावी उम्मीदवारों पर मंथन चल रहा है तो वहीं पार्टी का कुनबा भी पड़ रहा है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के दिग्गज नेता और प्रियंका गांधी के करीबी इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी में शामिल होने की घोषणा की है और वोटिंग की शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही होनी है। मेरी दिली ख्वाहिश है कि उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि अखिलेश जी के अलावा कोई विकल्प नहीं है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के नेतृत्व के अंदर सरकार बने और मेरे तमाम साथियों ने इस पर सहमति दी है। पश्चिम में कांग्रेस का एक और सूरज अस्त होने को है। सही सुना आपने, टीम प्रियंका का हिस्सा रहे और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद से हाथ को झटका लगने जा रहा है। चुनाव से ठीक पहले सियासी जोड़तोड़ और नफा नुकसान का आकलन कर इमरान मसूद ने साइकिल पर सवार होने का ऐलान कर दिया है। देखिए, सपा में तो मैं पैदा हुआ था। उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां इस प्रकार की बन गईं, क्योंकि मुझे कांग्रेस में सम्मान बहुत मिला, इसलिए मैं सोच नहीं सकता था। लेकिन आज मेरे व्यक्तिगत सम्मान से ज़्यादा प्रदेश के विकास की बात है। इमरान मसूद कांग्रेसी विधायक मसूद अख्तर समेत तमाम समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में जाने की घोषणा कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली में अखिलेश से मुलाकात के बाद औपचारिकताएं पूरी होंगी। परिस्थितियां इस उत्तर प्रदेश की ऐसी हैं कि इस फिरकाप्रस्त पार्टी को कैसे सत्ता से दूर किया जाए, उसमें ये ज़रूरी है कि जो पार्टी का अपोजिशन में जो मजबूत पार्टी हो तो उसका समर्थन करना मेरे ख्याल से ये उचित भी है। जनता भी यही चाहती है, जनता का भी फैसला यही है और हम यही चाहेंगे कि किसी भी तरह ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस सूबे से, चूँकि इसने इतनी नफरत फैलाने का काम किया, हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम किया है, उसको सत्ता से बाहर करने के लिए हम लोगों को जो फैसला इमरान भाई लेंगे, जिस तरह का लेंगे, हम उनके साथ हैं। पश्चिमी यूपी में इमरान मसूद के साइकिल पर सवार होने से समाजवादी पार्टी को फायदे की उम्मीद है। माना जा रहा है कि पश्चिम में बीजेपी की एसपी से सीधी लड़ाई है। एसपी के लिए जाट मुस्लिम समीकरण फिट बैठ सकते हैं। पश्चिमी यूपी में एसपी को कद्दावर नेता की तलाश थी। आजम खान की गैर मौजूदगी में इमरान को मौका मिलेगा। पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर इमरान की अच्छी पकड़ मानी जाती है और ऐसे में इमरान मसूद बीजेपी के लिए मुश्किल भी खड़ी कर सकते हैं। इमरान का कहना है कि प्रदेश में सुरक्षित माहौल एसपी ही दे सकती है। प्रदेश के अंदर एक ऐसी सरकार के गठन की बात है जो प्रदेश के रहने वाले सभी लोगों को एक नज़र से देखने का काम करे, जो प्रदेश के अंदर विकास की बात करे, जो प्रदेश के नौजवान को रोज़गार की बात करे, जो प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षा की बात करे, जो प्रदेश के व्यापारियों की सुरक्षा की बात करे, उनके कारोबार की बात करे। उस सरकार का गठन प्रदेश के किसानों के उत्थान के लिए, उस सरकार का गठन केवल अखिलेश जी के नेतृत्व में संभव है, इसलिए मैंने अखिलेश जी को समर्थन का निर्णय लिया। एक तरफ इमरान मसूद पश्चिम में एसपी को मजबूत करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इमरान मसूद के जुड़वा भाई नुमान मसूद आरएलडी छोड़कर बीएसपी में शामिल हो गए। आरएलडी एसपी गठबंधन में है। दोनों भाइयों के बीच विवाद बताया जा रहा है और ऐसे पारिवारिक कलह से जूझ रहे मसूद परिवार के लिए भी ये बड़ी चुनौती है और सवाल भी है। मेरठ से अभिषेक के साथ टीम न्यूज स्टेट।
तो इमरान मसूद के एसपी में जाने को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है। पार्टी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, आजम खान, अतीक, मुख्तार एक उसी कड़ी में जो दंगा कराने वाला व्यक्ति है, जो समाज को तोड़ने वाला है, समाज को गुमराह करने वाला है, वह व्यक्ति एक कड़ी और अखिलेश से जुड़ गई है। जनता जनार्दन समझती है और जनता जनार्दन इसका जवाब देगी और पुनः योगी सरकार बनेगी। तो चुनावी तैयारियों के बीच सीएम योगी की नजर कोरोना पर भी है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर सीएम एक्टिव है। ऐसे में सीएम योगी लखनऊ में कोरोना कंट्रोल रूम का जायजा लेने पहुंचे। संवाददाता निखिल शर्मा की रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच में तमाम शहरों में कंट्रोल रूम स्थापित किया जा रहा है। हम तस्वीरें आपको लखनऊ की दिखा रहे हैं। लखनऊ में कंट्रोल रूम में किस तरह से कोरोना प्रबंधन को लेकर लोग काम कर रहे हैं, तस्वीरों के जरिए आपको समझाते हैं। दरअसल जैसे ही कोई संक्रमित होता है उसका डेटा इस कंट्रोल रूम में पहुंच जाता है और उसके बाद यहाँ पर जो लोग हैं वो लगातार उनसे संवाद करते रहते हैं, किस तरह की ज़रूरतें हैं, दवाइयाँ पहुँची या नहीं पहुँची, किसी तरह की कोई असुविधा है। ऐसे तमाम मसलों पर लगातार कोशिश की जाती है जो मरीज़ है उससे बात किया जाए। पिछली बार जब संक्रमण पीक पर था, यानी जो दूसरी लहर थी, तो इसी प्रबंधन रूम से लगातार जो है वो बड़ी संख्या में मरीजों को जो है वो सलाह दी जा रही थी, चाहे वो चिकित्सक सलाह हो, चाहे उनके हॉस्पिटलाइजेशन की स्थिति हो। अभी अगर हम बात करें तो इस समय 25,000 से ज़्यादा एक्टिव केस पूरे उत्तर प्रदेश में और लखनऊ में भी बड़ी संख्या में एक्टिव केसेज है। लगभग माना जा रहा है 10 से 12,000 केसेज हैं। तो किस तरह से आप लोग कोशिश कर रहे हैं? देखिए, हमारे पास जो सबसे पहला जो इन्फॉर्मेशन आता है, जो हमारा कोविड का ये वेबसाइट है, उस पर लगातार अपडेट होता रहता है। जैसे कोई पॉजिटिव आता है वैसे ही इस पर उनका इन्फॉर्मेशन आ जाता है। उसको हम लोग तुरंत कॉलिंग करना शुरू कर देते हैं। सबको कॉल करके सबसे पहले हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि उनका कॉल उनको अटेंड कर लें हम लोग। और किसी के अंदर कोई गंभीर बीमारी हो या इस तरह कोई लक्षण हो, तुरंत इमरजेंसी में उनको हॉस्पिटल ले जाना हो, तो उनको तुरंत हम लोग यहाँ से असिस्ट कर पाएँ। और ये हमारे पास बराबर डेटा है कि कितने कॉल किस समय आ रहे हैं। और हमने एक औसत बनाया है कि एक जो कॉलर है यहाँ पे, ये लगभग अपने 8 घंटे के शिफ्ट में 150 कॉल अटेंड कर लेते हैं। इसका हमारे पास हर एक कंप्यूटर का डेटा है कि किस पे कितने कॉल अटेंड हुए हैं। जैसे ही हमारे पास जहाँ कहीं पे भी ये समझ में आता है कि 150 क्रॉस हो रहा है, तो हम कॉलर उसी तरह से बढ़ाते रहते हैं। तो चुनावी संग्राम में ब्राह्मणवादी राजनीति एक बार फिर से गर्म हो गए। परशुराम के फरसे पर सियासत गर्म है। बता दें, इस फरसे और परशुराम के मंदिर का नाम अखिलेश ने 2 जनवरी को किया था। भगवान परशुराम के परसे को लहराते अखिलेश का यह वीडियो 2 जनवरी का है, महज 8 दिन पहले का। अखिलेश ने लखनऊ के गोसाईगंज में परशुराम के मंदिर और परसे का अनावरण किया था, लेकिन अब एक वीडियो वायरल हो रहा है। दावा है अखिलेश का लगाया हुआ परसा टूट गया है। ऐसे में बीजेपी और एसपी में वार पलटवार भी तेज हो गया है। यहाँ पर भी मुझे लगता है कि भगवान परशुराम जी की जो मूर्ति बनाई गई है जी, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी की जो फितरत है ना कमीशन खाने की जी, इसमें भी इन्होंने यही गड़बड़ करी है जी। तो ये मतलब ये जो फरसा गिरा है जी, ये एक तरीके का इनको इंडिकेशन है कि ये फरसा जो है आप लोगों की गर्दन पे भी गिर सकता है, सुधर जाओ। देखिए, ये आप भी जानते हैं कि मौसम खराब है जी, और इन सारी चीजों को देखते हुए वो गिर गया होगा। और अगर बीजेपी ऐसी बात कह रही है तो कहीं बीजेपी ने तो उसमें बीजेपी की तो कोई साजिश नहीं शामिल है इसको गिराने में। सियासत में परशुराम का परसा आया तो ब्राह्मणवादी राजनीति भी गर्म हो गई। बीजेपी ने अखिलेश को चुनावी हिंदू करार दिया। जो राम का निर्माण वो परशुराम जी का कैसे हो सकता है? जो राम भक्तों पर गोली चलवाया हो वह पूज्य परशुराम जी का कहाँ हो सकता है? समाजवादी पार्टी किस प्रकार से चुनावी हिंदू बनी है, इसका आज एक जीता जागता उदाहरण दिखाई पड़ा जब भगवान परशुराम की मूर्ति में भी मिलावट और भ्रष्टाचार करने का काम किया, मूर्ति में भी घोटाला कर देने का काम किया है। भगवान परशुराम की जो मूर्ति नहीं बना सकते, उस मूर्ति से फरसा टूट करके गिर गया। इस फरसे से ही समाजवादी पार्टी का नाश हो जाएगा। समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को लुभाने के लिए भगवान परशुराम का आज प्रयोग करने का काम कर रही है।
वहीं मामले को लेकर एसपी विधायक संतोष पांडे ने अपनी फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा है। उन्होंने अपनी पोस्ट के जरिए कहा है, परसे की भव्यता को व्रत करने के लिए उसमें एलईडी लाइट रेडियम लगाई जानी है, जिसके लिए इस परसे को नीचे उतारा गया है। सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे तथ्य असत्य हैं। जो भी हो, चुनाव है, ब्राह्मणवादी सियासत हावी है, ऐसे में वार पलटवार होना लाजमी है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो प्रदेश में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, आदर्श आचार संहिता लागू है और ऐसे में चुनाव आयोग ने रैली, जनसभा, रोड शो पर पाबंदी लगाई है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता रात में रोड शो करते पकड़े गए। जिस गाड़ी में सपा का झंडा, समझो होगा कोई जाना पहचाना गुंडा। सीएम योगी का ये बयान तो आपको याद होगा ही। प्रदेश में आचार संहिता लागू है, चुनाव को लेकर प्रशासन सख्त है, सड़कों और चौराहों पर चौकसी बढ़ गई है। ऐसे में बुलंदशहर से एक तस्वीर सामने आई। अभी अभी बिल्कुल हटाओ फटाफट। हटो चल चल जाओ। चलो तो बड़ा गाड़ी इस समय। हो सकता है पहली नजर में माजरा समझ ना आए तो बता देते हैं, ये गाड़ियों का काफिला समाजवादी पार्टी का है। काफिले के साथ एसपी के विधायक रहे बाहुबली गुड्डू पंडित हैं। सामने सीओ डिबाई वंदना शर्मा हैं। चेकिंग चल रही है। गाड़ी चेक करवाइए भाई, गाड़ी चेक करवाइए, गाड़ी चेक करो। वीडियोग्राफी कराओ। ओए चलाएगा क्या? हुआ खराब है। बुलंदशहर लेडी सिंघम के नाम से मशहूर सीओ वंदना शर्मा को खबर मिली कि एसपी के नेता रात में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। गाड़ियों पर झंडे और हुटर लगे हुए हैं। सीओ मौके पर पहुंची, कार्रवाई की तो गुड्डू पंडित ने शिकायत करने की धमकी दे डाली। ठीक है, अभी करवाओ, झंडे और चेकिंग करवाओ तो निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग उसको चेक करवाओ, पहले झंडे करवाओ। आप लोग तमाशा थोड़ी है। चलो भाई हटो सब, जाओ यहाँ से। डिग्गी खुलवाई। हाँ। आगे चेक करो। ये कौन है? ऊटर हटवा दीजिए। I promise you, क्या दिया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब समाजवादी पार्टी के नेता गुड्डू पंडित आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष के साथ प्रशासन ज्यादती कर रहा है। जालिम को कहा अपने सितम याद रहेंगे, मजलूमों को बेजुल्म सजा याद रहेगी। मेरी गाड़ी नजर आ रही है शासन प्रशासन को। हाँ बताओ। और भारतीय जनता पार्टी की गाड़ियां नजर नहीं आ रही हैं, जो झंडा लगा के सरेआम घूम रही हैं, उटर बजा रही हैं। सीओ वंदना शर्मा का कहना है कि आचार संहिता लागू है, सख्ती से पालन होगा, नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। पूर्व विधायक गुड्डू पंडित की भी गाड़ियां थी जिन पर झंडे व बैनर लगे हुए थे। उन्हें तत्काल जो है मौके पर ही हटवाया गया एवं गाड़ियों की भी सघन चेकिंग की गई। सख्त निर्देश भी दिए गए एवं आदर्श आचार संहिता का पालन करने के लिए सभी को मोटिवेट भी किया जा रहा है। इस क्रम में मैं ये बताना चाहूँगी कि भविष्य में यदि किसी के द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है तो उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बता दें, चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक रैली, रोड शो और चुनाव प्रचार पर रोक लगाई हुई है। पार्टियों को वर्चुअल प्रचार की इजाजत है क्योंकि कोरोना का खौफ है। बुलंदशहर से यतिन शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। और इसी के साथ 22 का महासमर में बस इतना ही।